दोस्तों सोचो, अगर आपको पहले से पता हो कि सिर्फ 1 महीने बाद पूरी दुनिया नर्क बनने वाली है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? ये लड़का जिसका नाम चेंग शियाओ होता है, ये अपना घर सिर्फ 3.5 मिलियन युआन में गिरवी रख रहा होता है। सबको लग रहा था कि वो एक बेवकूफ़ गैम्बलर है, लेकिन सच तो ये था कि वो पैसे हारने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि वो उस भयानक एपोकेलिप्स को अपनी आंखों से देख चुका था और इस बार दोबारा मरना नहीं चाहता था। अब कहानी की शुरुआत होती है 10 मार्च को। लोचेंग के एक अंडरग्राउंड ऑफिस में शहर का मशहूर लोन शार्क जेंग यांग एक जवान लड़के को घूर रहा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि चेंग शिया होता है। उसने ठंडी आवाज में उससे पूछा कि तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझसे 5 मिलियन युआन उधार लेने का क्या मतलब होता है। उसकी आवाज में धमकी साफ महसूस हो रही थी। कमरे में बैठे हर आदमी को पता था कि जेंग यांग से पैसे लेना आसान है, लेकिन उसका कर्ज चुकाना लगभग नामुमकिन। जेंग यान ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए हल्की सी मुस्कान दी और बोला, मेरा इंटरेस्ट रेट महीने का 4% है और अगर तुम 5 मिलियन लोगे तो सिर्फ 6 महीने बाद मुझे 7 मिलियन वापस चाहिए। और हाँ, बिना बराबर के कोलेट्रल में मैं 1 युआन भी नहीं देता। ये सुनते ही सामने बैठा लड़का एक पल के लिए घबरा गया। उसने धीरे से अपना बैग खोला और उसमें से एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट निकालकर जेंग यांग की तरफ बढ़ा दिया। फिर उसने नर्म आवाज में बोला, ब्रदर जेंग, प्लीज इसे देख लीजिए। जेंग यांग ने आराम से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उठाया। उसकी नजर जैसे जैसे उस कागज पर चलती गई, वैसे वैसे उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी होती गई। मन ही मन उसने हिसाब लगाया कि ये घर पुराने इलाके में है और इसकी असली कीमत मुश्किल से 3 से 4 मिलियन युआन होगी। उसने सर्टिफिकेट टेबल पर रख दिया और ठंडी आवाज में बोला, इस प्रॉपर्टी के बदले 5 मिलियन, ये मुमकिन नहीं है। ये सुनते ही लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया और वो तुरंत बेचैन होकर बोला, ब्रदर जैंग, अगर 5 मिलियन नहीं दे सकते तो 4 मिलियन ही दे दीजिए, मुझे उतने में भी काम चल जाएगा। उसकी आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर हाल में आज ही पैसे चाहिए हो। चेंग यान ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, इतनी जल्दी किस बात की है? इतने पैसे लेकर क्या करोगे? तभी चेंग शाओ बिना सोचे तुरंत बोल पड़ा, मैं सब कुछ वापस जीत लूंगा। एक मास्टर ने मेरी किस्मत देखी है, उसका कहना है कि मेरा लक अब बदलने वाला है। बस एक बार और मौका मिल जाए, इस बार मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। ये बात सुनते ही जेंग यांग के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आ गई। उसने अपने सालों के एक्सपीरियंस में ऐसे ना जाने कितने गैम्बलर्स देखे थे जो हर बार हारने के बाद यही कहते थे कि अगली बार सब कुछ पक्का जीत लेंगे। उसके लिए सामने बैठा ये लड़का भी उन्हीं में से एक था। मन ही मन उसने सोचा, अगर इस प्रॉपर्टी के बदले 3.5 मिलियन से ज्यादा दिया तो नुकसान मेरा होगा। कुछ पल सोचने के बाद जेंग यान ने फैसला सुना दिया कि मैं तुम्हें सिर्फ 3.5 मिलियन युआन दे सकता हूँ और 3 महीने के अंदर मुझे 4.9 मिलियन वापस चाहिए। अगर एक दिन भी लेट हुआ तो ये घर सीधा मेरा हो जाएगा। ये शर्त सुनते ही कमरे में बैठे लोगों को लगा कि लड़का मना कर देगा, लेकिन सबकी हैरानी के बीच उसने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत हाँ कर दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर जैंग, मुझे ये डील मंजूर है। इतनी आसानी से डील मान लेने पर जेंग यान को भी थोड़ा सा अजीब लगा। उसने उसकी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या बस इतनी सी बात है या तुम्हारी कोई और शर्त भी है? लड़का शांत आवाज में बोला, हाँ, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जेंग यान ने सीधा उससे पूछा, कैसी रिक्वेस्ट? लड़का बिना झिझक बोला, मुझे कैश नहीं चाहिए, पूरी रकम सीधा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ये सुनकर जेंग यान एक पल के लिए चुप हो गया। अक्सर उसके पास आने वाले गैम्बलर्स कैश ही मांगते थे ताकि सीधा कैसीनो पहुंच सकें, लेकिन इस लड़के की डिमांड थोड़ी अलग थी। फिर भी उसे इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए जरूरी बस इतना था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था और घर अब उसके कब्जे में आने वाला था। उसने अपने आदमी की तरफ देखा और इशारा किया कि ट्रांसफर कर दो। कुछ ही देर बाद कॉन्ट्रैक्ट पर दोनों के साइन हो गए। लगभग 10 मिनट बाद डील पूरी हो गई। तभी चैन शाओ खड़ा हो जाता है और जेंग यान से कहता है कि हमारी डील पूरी हुई और मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा भी मिलेंगे। ये कहते हुए लड़का वहां से बाहर आ जाता है। आते ही वो देखता है कि उसके फोन पर 3.5 मिलियन युआन रिसीव्ड की नोटिफिकेशन आ जाती है। ये देखते ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन ये मुस्कान पैसे मिलने की नहीं थी बल्कि अपने प्लान के पहले कदम में सफल होने की थी।
जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो सोचता है कि ये आदमी कितना बड़ा इडियट है। जैंग यांग को लग रहा है कि उसने एक मजबूर गैम्बलिंग एडिक्टेड को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन असल में शिकार कौन था, ये बात तो उसे जल्दी समझ आने वाली थी। जियांग चैन अच्छी तरह जानता था कि ये लोन उसे कभी भी वापस नहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आज से सिर्फ 1 महीने बाद पूरी दुनिया पर एक ऐसी तबाही टूटने वाली थी जिसके सामने पैसा, प्रॉपर्टी और कानून सब कुछ बेकार हो जाने वाले थे। इसलिए उसने सारी रकम सिर्फ एक मकसद ली इसीलिए उसने सारी रकम सिर्फ एक ही मकसद से ली थी, एपोकलिप्स के लिए खुद को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए। वो अपनी पिछली जिंदगी की वही दर्दनाक मौत और तकलीफ दोबारा कभी नहीं जीना चाहता था। यह सोचते ही उसकी आंखों के सामने अपनी पिछली जिंदगी का मंजर घूमने लगता है। उसे साफ याद था कि एक दिन अचानक से एक मैसिव सोलर फ्लेयर ने पूरी अर्थ को हिट कर दिया था। शुरू में लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक आम साइंटिफिक इंसिडेंट है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका असर दिखने लगा। धरती का इकोसिस्टम धीरे धीरे बिखरने लगा और देखते ही देखते दुनिया का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी के साथ शुरू हुआ था वो खौफनाक एपोकलिप्स, जिसने पूरी दुनिया को एक जलती हुई बंजर जमीन में बदल दिया था। नदियां सूख गई थी, पेड़ पौधे मुरझा गए थे और हर तरफ सिर्फ भूख, प्यास और मौत थी। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि जिंदा रहने के लिए इंसान और जानवर दोनों ही एक दूसरे को मारकर खाने पर मजबूर हो गए थे। वो इस दुनिया के सबसे भयानक दिनों को पहले ही जी चुका था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे सिर्फ 1 महीने बाद पूरी दुनिया हीट एपोकलिप्स की आग में जल उठी थी। नदियां सूख गई थी, बिजली खत्म हो गई थी और पानी की एक बूंद के लिए लोग एक दूसरे का खून बहाने लगे थे। देन हम वापस प्रेजेंट सीन देखते हैं, जहाँ पे जियांग चैन के जाते ही जेंग यान जोर से हंसने लगता है। वो अपने साथी की तरफ देखकर कहता है, देखा, सिर्फ जल्दी पैसे पाने के चक्कर में इस बेवकूफ ने खुद ही इतना भारी ब्याज मान लिया। गैम्बलिंग के आदी लोग कभी अपनी प्रॉपर्टी की असली कीमत नहीं समझते, लेकिन उसका साथी अब भी पूरी तरीके से निश्चिंत नहीं था। उसे चैन शियाओ पर थोड़ा सा शक था और तभी वो कहता है कि ब्रदर जैंग, मुझे ये लड़का थोड़ा सा अजीब लग रहा है। उस घर की कीमत तो कम से कम 4 मिलियन युआन से ज्यादा होगी, फिर भी उसने सिर्फ 3.5 मिलियन पर इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी? कहीं ये कोई चाल तो नहीं? ये सुनकर जैंग यान सिर्फ मुस्कुरा देता है और वो आराम से कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहता है कि तुम अभी नए हो, इसीलिए गैम्बलर्स को अच्छे तरीके से जानते नहीं हो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे न जाने कितने गैम्बलिंग एडिक्ट्स देखे हैं। जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपनी पत्नी और बच्चे तक को बेच देते हैं। उनके लिए एक घर की क्या ही कीमत होगी। ये कहते ही जैंग यांग के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती। उसके हिसाब से जियांग चैन पहले ही उसके जाल में बुरी तरीके से फंस चुका था। इसके बाद वो अपने साथी की तरफ देखकर हुक्म देता है कि कैसीनो में सब कुछ पहले से तैयार रखना। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का बहुत जल्द अपना सारा पैसा उड़ाने वाला है। जैंग यांग और उसके आदमी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिस इंसान को वो अपना अगला शिकार समझ रहे थे, असल में वो उन सबसे कई कदम आगे चल रहा था। सूरज ढल चुका था और चैन शियाओ सड़क पर आराम से चलते हुए अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था। उसके बैंक अकाउंट में आए 3.5 मिलियन युआन देखकर उसके होठों पर किसी मुस्कान आ गई थी। वो मन ही मन सोचने लगा था कि आज उसकी किस्मत कितनी अच्छी थी। लियो सिटी के लोन शार्क्स ने भी बिना ज्यादा सवाल किए उसे इतनी बड़ी रकम उधार दे दी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये पैसा उन्हें दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। चैन शियाओ के चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान आ जाती है। वो अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ 1 महीने बाद शुरू होने वाले एपोकलिप्स के बाद पैसा, ब्याज और कर्ज, किसी भी चीज की कोई भी अहमियत नहीं रह जाएगी। इसीलिए उसने एक ही दिन में लियो सिटी के लगभग हर बंदे लोन शार्क से जितना हो सके उतने पैसे उधार ले लिए थे। ये सोचते ही उसका दिमाग दोबारा अपनी पिछली जिंदगी की तरफ चला गया था। उसे साफ याद था कि कैसे एपोकलिप्स के बाद पूरी धरती एक सुनसान रेगिस्तान में बदल चुकी थी। पेड़ पौधे मुरझा चुके थे और नदियां सूख गई थी और इंसानी समाज की पूरी व्यवस्था बिखर चुकी थी। हर जगह सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, जरूरी सामान की। उस दुनिया में जिस इंसान के पास इतनी ज्यादा सप्लाईज होती थी वही सबसे ताकतवर होता था। तभी जियांग चैन ने मन ही मन कसम खाई कि अगर उसे कभी दोबारा मौका मिला तो इस बार वो सिर्फ जिंदा ही नहीं बचेगा, वो एपोकलिप्स का किंग बनेगा। उसे वो दिन भी याद आ गया जब दुनिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन और मशहूर सुपरस्टार सिर्फ एक सॉसेज और पानी की एक बॉटल के लिए कुत्तों की तरह भीख मांग रहे थे।
और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था वो सड़कों और गटरों में तड़प तड़प कर मर रहे थे। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। जियांग चैन दोबारा जन्म ले चुका था और एपोकलिप्स शुरू होने से पहले उसके पास अपनी हर प्लानिंग को पूरा करने के लिए पूरा 1 महीना था। तभी उसका ध्यान अचानक से पास से आ रही बातों की आवाज पर गया। एक लग्जरी आइसक्रीम शॉप के बाहर दो लड़कियां डिस्प्ले में रखी सिचुए एशियन आइसक्रीम को देखकर हैरानी से उसकी कीमत की बात कर रही थी। जियांगचन की नजर भी उसी आइसक्रीम पर टिक गई। अगले ही पल उसके दिमाग में एक पुरानी याद ताजा हो गई। अपनी पिछली जिंदगी में वो लियो वांगकिन जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उसे खुश करने के लिए अपनी बचत का हर एक पैसा ऐसे ही महंगे आइसक्रीम्स और गिफ्ट्स खरीदने में उड़ा देता था। ये याद आते ही उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ जाती। अब उसे महसूस हो रहा था कि उस वक्त उसने उस औरत पर एक एक पैसा खर्च करके कितनी बड़ी बेवकूफी की थी। उसके हिसाब से वो पैसे किसी अजनबी कुत्ते पर खर्च कर देना भी उससे ज्यादा बेहतर होता। ये सुन जियांग चैन ने अपनी पुरानी कड़वी यादों को जोर से दिमाग से झटक दिया। उसने मन ही मन कहा, बस अब और नहीं। जितना इन पुरानी बातों के बारे में सोचता हूँ उतना ही दिल जलता है। इस बार मैं अपनी जिंदगी जी भर कर जीऊंगा। ये सोचते ही वो सीधा आइसक्रीम काउंटर के पास गया और बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, हर एक फ्लेवर की 10-10 आइसक्रीम पैक कर दो। उसकी बात सुनते ही पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। वहां खड़ी दो लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखकर धीरे से बोली, क्या हर फ्लेवर की 10? इतना महंगा बिल, क्या ये सच में पे कर पाएगा? उधर काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल भी जियांग चैन को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसके कपड़े देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसके पास इतने पैसे होंगे। वो झिझकते हुए बोली, सर क्या आप सीरियस हैं? हमारी शॉप से प्रीमियम आइसक्रीम बेचती है। अगर आप हर फ्लेवर की 10 आइसक्रीम लेंगे तो बिल 20,000 युआन से भी ज्यादा का होगा। उसी वक्त पास खड़ी एक अमीर दिखने वाली औरत जोर से हंस पड़ी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, इसकी शक्ल देखो, पूरा ब्रोकर लूजर लग रहा है। फिर वो घमंड से बोली, अगर अगर इसने सच में इतने पैसे दे दिए तो मैं इसके सामने घुटनों के बल बैठ जाऊंगी। जियान शन ने उस औरत की तरफ शांत नजरों से देखा। उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही कोई घबराहट। उसने बस एक ही सवाल पूछा, अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं? ये सुनते ही औरत और भी भड़क कर बोली, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम जैसे आदमी के सामने मैं झुकूंगी? सपना देखना बंद करो। जियांग चैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। फिर जियांग चैन ने अपना फोन निकाला और सीधा सेल्स गर्ल के सामने रख दिया। स्क्रीन पर उसका बैंक बैलेंस साफ दिख रहा था। ये देखते ही सेल्स गर्ल की आंखें फटी की फटी रह गई। जियांग चैन ने शांत आवाज में कहा, सारी आइसक्रीम्स अलग अलग पैक कर दो, मैं पूरा स्टॉक खरीद रहा हूँ। एक ही पल में पूरी शॉप का माहौल बदल गया। जो लोग कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे अब वही लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। सेल्सगर्ल घबरा कर बोली, सर मुझे मैनेजर को बुलाना पड़ेगा। कुछ देर बाद स्टोर मैनेजर कुआई वहां पे पहुंच गए। उसने अदब से पूछा, आपको क्या चाहिए? जियांग चैन ने बिना वक्त गवाए सीधा ऑर्डर दिया, डिस्प्ले पर रखी हर आइसक्रीम का हिसाब लगा और आज के बाकी दिन के लिए स्टोर बंद कर दो। मैनेजर क्वाई कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी कस्टमर को पूरी आइसक्रीम शॉप खरीदते हुए देखा था। उसने तुरंत हिसाब लगाया और बोला, सर डिस्प्ले का सामान लगभग 70,000 युआन का है। अगर आपका पूरा स्टॉक मिला दिया जाए तो उसकी कीमत करीब 1 मिलियन युआन होगी। जियांग चैन ने बिना पलक झपकाए सर हिला दिया। उसके लिए ये पैसे कुछ भी नहीं थे। आखिर एपोकलिप्स आने के बाद पैसों की कोई कीमत ही नहीं रहने वाली थी। उसने तुरंत 30,000 युआन का डिपॉजिट ट्रांसफर कर दिया था। फिर मैनेजर से बोला कि बाकी सारा स्टॉक इस एड्रेस पर डिलीवर कर देना। मैनेजर कोई ने बिना एक भी सवाल किए तुरंत हाँ कर दी। तभी जियांग चैन ने अचानक वहां खड़ी सभी लड़कियों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आज स्टोर की कोई भी आइसक्रीम ले लो, बिल मैं भरूंगा। ये सुनते ही सभी लड़कियां खुशी से झूम उठी। लेकिन अगले ही पल शाओ चेंग ने एक और बात कही। उसने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है, ये ऑफर सिर्फ उस औरत को छोड़कर सबके लिए। ये सुनते ही उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे समझ आ चुका था कि जिस लड़के को वो गरीब समझकर बेइज्जती कर रही थी वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा अमीर था। उसका सारा घमंड एक ही पल में टूट गया। वो भागकर जियांग चैन के पास है और सीधा उसके पैरों में गिर गई। आंसू बहाते हुए माफी मांगने लगी। जियांग चैन ने ऊपर से उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, अब समझ आया नाटक करने का अंजाम क्या होता है? औरत फूट फूट कर रोती रही लेकिन जियांग चैन का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं अभी भी तुम्हारा मेरे पैर पड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर औरत की रूह तक कांप जाती है
अब शाम ढल चुकी थी। चेरी ब्लॉसम के खूबसूरत पेड़ के नीचे जियांगचैन आराम से बैठा हुआ था। इतने सुकून भरे माहौल में वो आराम से अपनी प्रीमियम आइसक्रीम का मजा ले रहा था। एक बाइट लेते ही उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई कि वाह, इसका टेस्ट और टेक्सचर वाकई कमाल का है। लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ हवा की तरफ बढ़ाया और सामने अचानक से एक काला सा वोटेक्स खुल गया। उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी थी, एक ऐसा अलग डायमेंशन जहां वो जितना चाहे सामान स्टोर कर सकता है। और सबसे खास बात, उस डायमेंशन में रखी हर चीज हमेशा फ्रेश, फ्रोजन और बिल्कुल नई जैसी रहती है। ये देखकर जियांग चैन खुद भी हैरान रह गया। अपनी पिछली जिंदगी में ये पावर उसके अंदर एपोकलिप्स शुरू होने के बाद जागी थी, लेकिन इस बार वो एपोकलिप्स से पहले ही वापस आ चुकी थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इस बार मेरी ये स्टोरेज एबिलिटी मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनेगी। चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठे बैठे उसने अपना अगला प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि सबसे पहले एक ऐसा सेफ हाउस बनाऊंगा जिसमें कोल्ड स्टोरेज, हथियार और कई महीनों तक चलने लायक एनर्जी रिजर्व हो। तभी उसका फोन अचानक से बज उठता है। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, लिटिल फेरी। ये नाम देखते ही जियांग चैन के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई, क्योंकि कॉल किसी और की नहीं, लियो वांकिंग की थी, जो कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। और उसका नाम देखते ही जियांग चैन को अपनी माँ बाप की मौत और अपनी पिछली जिंदगी की सबसे कड़वी यादें एक बार फिर से याद आ गईं। एक वक्त था जब माँ बाप की मौत के बाद वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उस अंधेरे दौर में लियो वानकिंग उसकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आई थी। चैन शियाओ को लगता था कि वो ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। उसे लगता था कि वो लड़की हर मुश्किल में उसका साथ देगी, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। लियो वानकिंग को कभी चैन शियाओ से प्यार था ही नहीं। उसकी नजर सिर्फ उसकी माँ बाप की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी और दौलत पर थी। फिर भी चैन शियाओ उससे इतना प्यार करता था कि उसकी हर एक बात मान लेता था। इतना ही नहीं, लियो वानकिंग ने उसे बार बार समझाया कि उसके पुरखों का घर पुराना है और बेकार है। रोज उसके दिमाग में यही बात भरते भरते चैन शियाओ को वो घर भी बेचने के लिए मना लिया, और वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि घर बिकने के कुछ ही दिनों बाद हीट एपोकलिप्स शुरू हो गया। दुनिया में खाना, पानी और हर जरूरी चीज की कमी पड़ गई। हर इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। उस वक्त पे चेन शियाओ ने लियू वानकिंग की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ धोखा। अपनी सुरक्षा के बदले लियू वानकिंग ने चेन शियाओ को खतरनाक गैंग लीडर के हवाले कर दिया। उसके लिए चेन शियाओ को इंसान नहीं, सिर्फ एक जिंदा रिसोर्स था। चेन शियाओ को आज भी वो मंजर याद था जब उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे और वो बेबस होकर मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन लियू वानकिंग सिर्फ खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में ना आंसू थे और ना ही पछतावा। और आखिर में चेन शियाओ की मौत इतनी दर्दनाक हुई थी कि वो तड़प तड़प कर मर रहा था। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे नोच कर खा लिया गया था। ये याद आते ही चेन शियाओ की आंखों में ठंडी सी नफरत भर आई। उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान उभर आई। इस बार ना वो धोखा खाएगा और ना ही लियू वांकिंग को आसानी से बचने देगा। उसने कॉल रिसीव की और बिल्कुल पहले की तरह प्यार भरी आवाज में बोला, हेलो लिटिल फेरी। इतनी अचानक कॉल, सब ठीक तो है? दूसरी तरफ लियू वानकिंग बाथरूम पहने शीशे के सामने खड़ी थी। उसने तुरंत बिचारी बनने का नाटक शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा, चैन, मैं दोस्तों के साथ बाहर गई थी, पता नहीं कब मेरी गोल्ड नेकलेस खो गया। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। उससे पूरा यकीन था कि हर बार की तरह इस बार भी चैन शाह उसकी हर बात मान लेगा। और बिल्कुल वही हुआ। चैन शाह ने प्यार जताते हुए कहा, बस इतनी सी बात, टेंशन मत लो। एक नेकलेस गया है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगा। फिर वो जानबूझकर रुककर बोला, एक नहीं 10 खरीदूंगा, जब मन करे तब बदल लेना। ये सुनकर लियो वानकिंग एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमेशा पैसा बचाने वाला चैन शाह अचानक से इतना खर्चीला कैसे बन गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? चैन शाह ने बिना झिझक झूठ बोल दिया, मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था और इस बार बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। लियो वानकिंग को थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन जब उसने सुना कि चैन शाह के पास अब लाखों युवान आ चुके हैं तो उसकी आंखों में लालच साफ दिखने लगा। यही तो चैन शाह चाहता था। उसने अगला चाल चलते हुए कहा, वैसे मैं एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, उसके लिए लोन लेना पड़ा, लेकिन बैंक को सिर्फ एक गारंटर चाहिए। फिर उसने धीरे से बोला, अगर तुम मेरी गारंटर बन जाओ तो लोन मिलते ही मैं तुम्हें टोटल अमाउंट का 5% गिफ्ट कर दूंगा। बस इतना सुनते ही लियू वांकिंग के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसके लिए बिना मेहनत के मिलने वाले पैसे छोड़ना नामुमकिन था, और इसी पल चैन शाओ का बिछाया हुआ जाल धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर चुका था। लियू वांकिंग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस डील को वो अपनी किस्मत समझ रही वही उसकी बर्बादी की शुरुआत बनने वाली थी।
उसने बिना ज्यादा सोचे चैन शाओ की बात मान ली और मुस्कुराते हुए बोली, बस इतनी सी बात, मैं कल ही तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके लिए ये सिर्फ एक सिग्नेचर था और बदले में बिना मेहनत के हजारों युआन मिलने वाले थे। कॉल खत्म होते ही लिu वांकिंग के चेहरे पर एक लालची मुस्कान फैल गई। अगले दिन लिu वांकिंग सीधा जेंग यान के ऑफिस पहुंच गई। जेंग यांग ने उसे देखते ही एक अजीब सी मुस्कान दी। उसने कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रख दिया और बोला, बस यहाँ साइन कर दीजिए। लिu वांगक्युंग ने बिना एक लाइन पढ़े वहां पे सीधा अपना नाम लिख दिया। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ एक गारंटर बन रही है, लेकिन असल में सच कुछ और ही था। उस कॉन्ट्रैक्ट में एक खास क्लॉज छुपा हुआ था। अगर जियानचेन लोन चुकाने में फेल हो गया तो पूरा कर सीधा लिu वांगकिंग के सर पे आ जाता और उसके बाद जियांग चेन उसे जैसे चाहे वैसे वसूल कर सकता था। जैसे ही उसने साइन किया, जियांग चेन ने चुपके से कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया और अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसके होठों में एक शैतानी मुस्कान थी। उसने सिगरेट जलाते हुए मन ही मन सोचा, बेवकूफ लड़की, अब देखना, जब पैसा नहीं चुका पाओगी तब तुम्हारे पास अपना जिस्म बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी तरफ चैन शाओ ये सब देख कर अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसकी चाल बिल्कुल वैसे ही काम कर रही थी जैसे उसने सोचा था। पिछले जन्म में लिu वांगकिंग ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी और इस बार उसकी बर्बादी की शुरुआत उसने अपने सिग्नेचर से ही कर दी थी। ये काम खत्म होते ही चैन शाओ सीधा अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ गया। अब उसके पास पैसे भी थे और वक्त भी बहुत कम। एपोकलिप्स आने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। सबसे पहले उसे एक ऐसा सेफ हाउस बनाना था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ ना सके। कुछ देर बाद वो एक बड़े रेसिडेंटल बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसने शहर के सबसे मशहूर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, सर आप किस तरह का रेनोवेशन करवाना चाहते हैं? चैन शाओ ने बिल्डिंग की तरफ उंगली दिखाते हुए शांत आवाज में कहा, 1 महीने के अंदर मुझे ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे मजबूत फोर्टलेस चाहिए। ये सुनते ही कॉन्ट्रैक्टर एक पल के लिए चुप रह गया। उसे लगा शायद सामने खड़ा आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन चैन शाओ बिल्कुल सीरियस था। उसने एक एक रिक्वायरमेंट बताते हुए बोला कि हर खिड़की पर मिलिट्री ग्रेड वाटर प्रूफ ग्लास लगेगा। उसके पीछे हिडन स्टील सिक्योरिटी मैश होगी। भारी बाहरी दीवारों को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी झेल सके। इन गेट ब्लास्ट प्रूफ होगा और उसमें बायोमेट्रिक के साथ मैनुअल लॉकिंग सिस्टम भी होगा। घर के अंदर अपना ऑक्सीजन बैकअप सिस्टम भी होगा, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी होगा, सोलर पैनल्स होंगे, पावर जनरेटर होगा और मिलिट्री ग्रेड और फिल्टरेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा। आखिर में उसने कॉन्ट्रैक्टर की आंखों में देखकर कहा, 1 महीने बाद ये बिल्डिंग किसी घर की तरह नहीं बल्कि एक वॉर बंकर की तरह दिखनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर उसकी बातें सुनकर बिल्कुल सन रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी डिमांड कभी भी नहीं सुनी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि क्या ये आदमी सच में पागल है या सिर्फ इसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा। चैन शाओ की बातें सुनकर कॉन्ट्रैक्टर कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। उसने जिंदगी में बहुत सारे अमीर क्लाइंट्स देखे थे, लेकिन किसी ने कभी इतनी अजीब और मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी की डिमांड नहीं की थी। थोड़ी देर बाद वो संभलते हुए बोला, सर ये सब मुमकिन तो है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का बजट बहुत ज्यादा होगा। ये सुनकर चैन शाओ के चेहरे पर जरा सी भी फिक्र नजर नहीं आई। उसने बिना कुछ कहे अपना फोन निकालकर कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में 1 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए। फोन पर पेमेंट नोटिफिकेशन देखते ही कॉन्ट्रैक्टर की आंखें फट गईं। चैन शाओ शांत लहजे में बोला, ये सिर्फ एडवांस है, बाकी पैसे काम पूरा होने के बाद मिलेंगे। 1 महीने के अंदर ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे मजबूत सेफ हाउस बन जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आज तो बहुत बड़ा मुर्गा हाथ लग गया, इससे जितने चाहे उतने पैसे निकाल लूंगा। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर चैन आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके लिए ऐसा फोर्ट्रेस बनाऊंगा जिसे तोड़ना नामुमकिन होगा। चैन शाओ भी उससे हाथ मिला लेता, लेकिन दोनों के दिमाग में अलग अलग प्लान्स चल रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर सोच रहा था कि फाइनल पेमेंट लेकर वो जिंदगी भर ऐश करेगा और चैन शाओ अंदर ही अंदर मुस्कुराया कि एपोकलिप्स शुरू होते ही पैसों की कोई कीमत ही नहीं बचेगी और तुम्हें अपना फाइनल पेमेंट कभी नहीं मिलेगा। सेफ हाउस का काम शुरू हो चुका था। अब चैन शाओ ने अपनी सर्वाइवल लिस्ट दोबारा चेक की कि खाना, पानी, दवाइयाँ, ये सब तो वो आसानी से जमा कर लेगा, लेकिन एक चीज सबसे जरूरी थी, वेपन्स। क्योंकि एपोकलिप्स के बाद असली खतरा ज़ॉम्बीज या गर्मी नहीं बल्कि इंसान खुद बनने वाले थे। जब कानून खत्म हो जाएगा तब सिर्फ ताकत ही हुकूमत चलाएगी और खाली हाथों से जिंदा रहना नामुमकिन होगा। ये सोचकर चैन शाओ ने अपना फोन निकाला और ब्लैक मार्केट के एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट को मैसेज भेजा, मुझे कुछ स्पेशल सामान चाहिए। हैरानी की बात तो ये थी कि सामने से तुरंत रिप्लाई आ गया कि आज रात 8 बजे इस एड्रेस पर आना और देर मत करना। चैन शाओ ने एड्रेस देखा और बिना वक्त गवाए वहां के लिए निकल पड़ा। रात होते ही वो एक पुरानी और सुनसान रेसिडेंटल कॉलोनी में पहुंच गया। जगह देखकर उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने मन ही मन सोचा, इलीगल डील के लिए इतनी अजीब जगह। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक लड़की की चीख सुनाई दी। चैन शाओ ने आवाज की तरफ देखा
और अगले ही पल एक खूबसूरत लड़की भागते हुए सीधा उससे टकरा गई। उसके पीछे 3 गुंडे दौड़ते हुए आ रहे थे। लड़की पूरी तरीके से डरी हुई थी। उसने घबराकर चैन शाओ का हाथ पकड़ लिया और कांपते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। और यहीं से चैन शाओ की मुलाकात होने वाली थी उस लड़की से जो आने वाले एपोकलिप्स में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाली थी। जैसे ही वो लड़की चैन शाओ से टकराई वो बुरी तरीके से कांप रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में साफ डर नजर आ रहा था। इससे पहले कि चैन शाओ कुछ समझ पाता 3 गुंडे वहीं पहुंच गए और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आखिर भागकर कहाँ जाओगे? हमारे एरिया में धोखा देकर बचने का सपना मत देखना। दूसरा गुंडा आगे बढ़ा और उस लड़की के बाल जोर से पकड़ लिए। दर्द से वो जोर से चीख उठी। चैन शाओ की नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी वो एक पल के लिए बिल्कुल जम सा गया। उसने धीरे से उसका नाम लिया, ली यू यू। ये वही लड़की थी जो उसके स्कूल की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट में से एक थी और हर कोई उसे जीनियस गॉडेस के नाम से भी जानता था। लेकिन चैन शाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी खतरनाक जगह पर क्या कर रही थी। तभी गैंग का लीडर फिर गरजा, पैसे निकालो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी उनमें से एक और गुंडे ने एक गंदी मुस्कान के साथ कहा, अगर पैसे नहीं है तो अपने जिस्म से हिसाब चुका दो। ये बात सुनते ही चैन शाओ की आंखों में ठंडक की जगह खूनी गुस्सा भर आया। धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और ठंडी आवाज में बोला, उसे छोड़ दो। चैन शाओ की बात सुनकर तीनों गुंडे जोर से हंस पड़े। उनमें से एक उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, हीरो बनने आया है, पहले अपनी जान बचा। ये कहकर उसने बिना किसी चेतावनी के चैन शाओ पर जोर से घूसा चला दिया। लेकिन अगला ही पल सबके होश उड़ा देने वाला था। चैन शाओ ने सिर्फ हल्का सा अपना सर झुकाया और वो घूसा हवा में ही निकल गया। हमला करने वाला गुंडा कुछ समझ पाता उससे उससे पहले ही चैन शाओ ने उसकी कड़ाई लोहे की पकड़ की तरह पकड़ ली। एक तेज क्रैक की आवाज गूंजी। गुंडा दर्द से जोर जोर से चीखने लगा और अगले ही पल चैन शाओ का एक घूसा उसके चेहरे पर पड़ा। उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया और दूर जाकर दीवार से टकरा गया। बाकी दोनों गुंडे और ली यू यू ये सब कुछ देखकर सन रह गए। लेकिन तभी चैन शाओ के सामने अचानक से एक अजीब ट्रांसपेरेंट स्क्रीन उभर आई। उस पर लिखा था, नेगेटिव इमोशन डिटेक्टर सिस्टम एक्टिवेटेड। ये देखकर चैन शाओ खुद भी हैरान रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि इस बार सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल स्टोरेज पावर ही वापस नहीं आई थी बल्कि एक नया नेगेटिव इमोशन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी जाग चुका था। अब वो दूसरों के डर और गुस्से और नफरत को कलेक्ट करके अपनी पावर्स को और मजबूत बना सकता था। चैन शाओ के होठों पर धीरे सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, लगता है इस बार किस्मत भी मेरी तरफ है। लेकिन उसी वक्त गैंग लीडर ने अचानक से ली यू यू को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी शर्ट पकड़कर फाड़ दी। वो गरजता हुआ बोला, एक कदम और आगे बढ़ाया तो पहले इस लड़की को मार दूंगा। और इसी पल ऊपर बिल्डिंग की छत से एक ईंट सीधा हवा चीरते हुए नीचे आई और जाकर गैंग लीडर के चेहरे पर इतनी जोर से लगी कि वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गैंग लीडर जैसे ही बेहोश होकर जमीन पर गिरा, बाकी दोनों गुंडे घबरा कर इधर उधर देखने लगे। तभी बिल्डिंग की छत से एक आदमी स्टाइल के साथ नीचे कूद गया। उसने हवा में ही परफेक्ट लैंडिंग की और मुस्कुराते हुए बोला, तीन तीन आदमी मिलकर एक लड़की को डरा रहे हो, शर्म नहीं आती? ये देखते ही दोनों गुंडे और भी ज्यादा भड़क गए। एक ने लोहे का बैट उठाया और दूसरा चैन शाओ की तरफ झपटा। लेकिन इस बार चैन शाओ अकेला नहीं था। फूलों वाली शर्ट पहने वो अजनबी भी उनके सामने खड़ा हो गया। अगले ही पल दोनों ने बिना एक शब्द कहे साथ मिलकर हमला कर दिया। चैन शाओ ने आराम से आने वाले गुस्से को रोक लिया और पलट कर एक इतनी तेज मुक्का मारा कि गुंडा हवा में उछल गया। उधर फूलों वाली शर्ट पहने वाला आदमी भी किसी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की तरह घूमा और एक जबरदस्त हाई किक से दूसरे गुंडे को दूर जा फेंक दिया। कुछ ही सेकंड्स में दोनों गुंडे बुरी तरीके से पिट चुके थे। चैन शाओ धीरे धीरे उनके पास गया और ठंडी आवाज में बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी लाल चमकती आंखें देखकर दोनों गुंडे डर के मारे कांप उठे और वो बिना पीछे देखे वहां से भाग निकले। जैसे ही वो भागे, चैन शाओ के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन दोबारा चमका, नेगेटिव इमोशन हार्वेस्टेड। उसने महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअल स्टोरेज पहले से थोड़ी और बड़ी हो गई है। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आ चुका था कि इतनी जल्दी नेगेटिव इमोशंस वो कलेक्ट करेगा उतनी ही तेजी से उसकी पावर्स बढ़ती जाएगी। उधर ली यू यू धीरे खड़ी हुई और शर्माते हुए बोली, थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। चैन शाओ ने सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया। वो जानता था कि आज उसकी मदद करना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, शायद किस्मत दोबारा उन दोनों को मिला रही थी। यू यू जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाते ही फूलों वाली शर्ट वाला आदमी चैन शाओ के पास आया और हंसकर बोला, भाई तुम तो काफी डेंजरस निकले, वैसे मेरा नाम मूचेंग है। चैन शाओ ने ये नाम सुनते ही हल्का सा मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था कि ये वही ब्लैक मार्केट कॉन्ट्रैक्ट था जिससे मिलने वो यहाँ आया था। मूचेंग ने मजाकिया अंदाज में एक अजीब सा सीक्रेट कोड बोला,
हेवनली किंग कवर्स द अर्थ टाइगर और उम्मीद करने लगा कि चैन श्याओ भी उसका जवाब देगा, लेकिन चैन श्याओ ने बिना एक भी एक्सप्रेशन बदले सीधा कहा, ड्रामा खत्म हुआ, तुम बिजनेस की बात करें। यह सुनकर मू चैन का चेहरा देखने लायक था। उसी उसी वक्त सिस्टम ने फिर से नोटिफिकेशन दिया। चैन श्याओ अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसे लग रहा था कि यह सिस्टम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मू चैंग ने हंसी में बात टाल दी और बोला, ठीक है चलो मेरे साथ। दोनों कुछ देर बाद एक पुराने और सुनसान घर के अंदर पहुंच गए। मू चैंग ने एक लकड़ी का बॉक्स खोला और उसके अंदर चमकती हुई हैंडगन रखी हुई थी। उसने गन चैन श्याओ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रशियन मॉडल है, मजबूत है और कभी आसानी से जाम नहीं होती। चैन श्याओ ने बड़े ध्यान से हैंडगन उठाई। ये एपोकेलिप्स में उसका पहला असली वेपन था, लेकिन उसने अचानक से सीरियस चेहरा बनाकर पूछा, अप्रेजर फ्री मिलेगा? मू चैंग हैरान रह गया। चैंग श्याओ ने बिना रुके अगला सवाल कर दिया, एक्स्ट्रा मैगजीन, वारंटी और कुछ बोनस एमओ भी दोगे? ये सुनकर मू चैंग का सब्र टूट गया। वो गुस्से में चिल्लाया, भाई तुम गन खरीद रहे हो या वॉशिंग मशीन? सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। नोटिफिकेशन देखकर चैन श्याओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मजाक खत्म किया और असली कीमत ट्रांसफर कर दी। डील पूरी होते ही उसने हैंडगन अपनी स्पिरिचुअल स्टोरेज में रख ली। अब उसके पास एक मजबूत सेफ हाउस था, हजारों सप्लाईज थी और खुद की हिफाजत के लिए एक हथियार भी। अब बस एक काम बाकी था, ल्यू वांगकिंग से अपना हिसाब वापस चुकता करना। उसी रात शहर के एक लग्जरी होटल का पेंट हाउस में ल्यू वांगकिंग खिड़की के पास खड़ी शहर के खूबसूरत नजारे को देख रही थी। उसने लाल रंग का महंगा इवनिंग गाउन पहना हुआ था और चेहरे पर हमेशा की तरह बनावटी मासूमियत थी। तभी दरवाजा खुला। चैन श्याओ धीरे से उसके पास आ गया और पीछे से उसके गले लग गया। ल्यू वांगकिंग नखरे दिखाते हुए बोली, तुम मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़ रहे हो? फिर उसने धीरे से पूछा, वैसे ही लोन वाली बात बिल्कुल सेफ है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? चैन श्याओ ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा साइंटिफिक फॉर्मेलिटी है और तुम्हें कभी भी धोखा और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर ल्यू वांगकिंग के चेहरे पर सुकून आ गया। उसे पूरा यकीन था कि चैन श्याओ अब भी वही सीधा साधा सा लड़का है जो उसकी एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन चैन श्याओ के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, पिछले जन्म में तुमने मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया था, इस बार तुम अपनी इसी लालच की वजह से बर्बाद हो जाओगे।